बदनसीब माँ। प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का। पंडित अयोध्या नाथ का इंतकाल हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। चार जवान लड़के यादगार छोड़े और एक लड़की। असासा भी काफी पुख्ता मकान, 2 बाग, कई हजार के जेवरात और 20,000 नकद। बेवा फूलमती को सदमा होना तो लाजमी था और वो कई दिन तक बेहाल रही, लेकिन जो उन बेटों को सामने देखकर उसे तशफ़ी हुई, चारों लड़के एक से एक सआदतमंद, चारों बहुएं एक से एक फर्मा बरदार। जिस वक्त फूलमती चारपाई पर लेटती तो बारी बारी से उसके पांव दबाती, वो आशनान करके उठती तो उसकी सारी धोती, सारा घर उस इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामता नाथ एक दफ्तर में 50 रुपए का नौकर था। दूसरा अमान नाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं मुतिब खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और अखबारों में मजामीन लिखकर अपना जेब खर्च निकाल लेता था। सबसे छोटा सीतानाथ जो चारों में ज़हीन और होनहार था और इन साल बीए अव्वल दर्जे में पास करके एमए की तैयारी में मसरूफ था। किसी में वो लाउबाली न थी, न फजूल खर्चियां, न कम अंदेशियां, तो वालिदैन को चलाती है और खानदान को तबाह करती है। बुढ़िया घर की मालकन थी, अगरचे कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थी। फूलमती में वो हुकूमत पसंदी ना थी जो बुढ़ापे को सख्त गीर बना दिया करती है, मगर उसकी मर्जी के बगैर कोई लड़का नाश्ता नहीं मांगा सकता था। शाम का वक्त था, पंडित जी को मरे आज 12वां दिन था, कल 13वें हैं। प्रेम भोज होगा, बरादरी की दावत होगी, उसकी तैयारियां हो रही थी। फूलमती झड़े में बैठी देख रही थी कि पल्लेवार बोरियों में आटा लाकर रख रहे हैं, घी की टीन आ रही हैं, सब्जी के टोकरी, शक्कर की बोरियां, वही की मटिया, सब दही की मटिया सब चली आ रही हैं। ब्रजमोहन के लिए दान की चीजें लाई गई हैं, बर्तन, पलंग, बिस्तर, कपड़े वगैरह, मगर फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। हस्ब ज़ाब्ता सब चीजें उसके पास आनी चाहिए थी। वो हर एक चीज को देखती, उसे पसंद करती और उसके मिक़दार में कमी बेशी करती। तब उन चीजों को भंडार में रखा जाता, मगर उसे दिखाने की किसी ने जरूरत ना समझी। अच्छा, और आटा 3 ही बोरी क्यों आया? उसने तो 5 बोरियां के लिए कहा था। घी की भी 5 ही कनस्तर आई। उसने 10 कनस्तर मंगवाए थे। शायद सब्जी वही, शक्कर वही वगैरह में भी कमी की गई होगी। किसी ने उसके हुक्म में मुदाखलत की। जब उसने बात तय कर दी तो किसी को क्या हक है कि उसमें कमी पेशी करे। आज 40 साल से घर के हर एक मामले में फूलमती का फैसला नातिक था। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1, किसी ने मेघ ना की। यहाँ तक के पंडित अयोध्यानाथ सब कुछ उसके मर्जी पर छोड़ देते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने उसके खिलाफ वर्जी की जा रही है, वो उसे क्यों बर्दाश्त कर सकती थी। वह कुछ देर तो जब्त किए बैठी रही, पर आखिर उसने ना रहा गया। खुद बर्दारी उसकी फितरत सानी बन गई थी।
गुस्से में भरी हुई आई और कामता नाथ से बोली, क्या आटा 3 बोरी लाए? मैंने 5 बोरी के लिए कहा था और घी भी 5 कनस्तर। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहे थे। किफायत को मैंने बड़ी नहीं कहती, लेकिन जिसने ये कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे। तो कितने शर्म की बात है। कामता नाथ ने मुआजरत नहीं की, उज़्र गुनाह नहीं किया, नादिम भी नहीं हुआ, फौरन तकसीर की माफी करने नहीं दौड़ा। 1 मिनट तो बागियाना अंदाज से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरियों की हुई और 3 बोरियों के लिए 5 कनस्तर घी काफी था। इस हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई। फूलमती तेज होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है क्यों नहीं, लेकिन अपना नफा नुकसान तो हम भी समझते हैं। फूलमती हक्का बक्का होकर उसका मुंह तकने लगी। इस जुमले का मतलब उसकी समझ में ना आया। इतना नफा नुकसान, ये इतना क्या बला है? उसका वजूद कब से हुआ? इस घर के नफा नुकसान की जिम्मेदारी उसके सर पर है। दूसरों को, खाह वो उसके पेट के लड़के ही क्यों ना हो, उसके फैसले में दखल देने का क्या हक है? लौंडा उस तरह जवाब दे रहा है गोया घर उसका है। उसने मर मर कर ये गृहस्थी जमा की है। मैं तो गैर हूँ, जरा उसकी खुद सरी तो देखो। उसने तहकुमाना लहजे में कहा, मेरे नफा नुकसान के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे इख्तियार है। मैं जो मुनासिब समझूं वो करूं। अभी जाकर वो बोरी आटा और 5 कनस्तर घी लाओ, और आइंदा से खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। उसने अपने ख्याल में जरूरत से ज्यादा तंबीह कर दी थी और अब वहां खड़े होने की जरूरत ना समझकर वो अपने झुर्रे में चली आई। हालांकि कामता नाथ अभी वहीं खड़ा था और उसके चेहरे से ऐसा मुर्तशा हो रहा था कि उसे उस हुक्म की तामील में कुछ उज़्र है। मगर फूलमती मुतमईन बैठी थी। इतनी ही तंबीह पर भी किसी को उसकी नाफरमानी की जुर्अत हो सकती है, ये उसके जहन में ना आया। मगर रफ्ता रफ्ता उस पर इस हकीकत खुलने लगी कि उसके घर में उसकी वो हैसियत नहीं रही जो 10-12 रोज पहले थी। रिश्तेदारों के यहाँ से नोए में घी, शक्कर, मिठाई वगैरह आ रही थी। बड़ी बहू चीजों को नहीं खास अंदाज से संभाल कर रख रही थी। तीनों छोटी बहुएं भी भंडार में घुसी हुई थी। कोई भी फूलमती से कुछ नहीं पूछने आता। क्यों घूमती हो बहू? मैं तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने बेबाका अंदाज में कहा, बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा? कौन चीज किस भाव से आई है और कितनी आई है मुझे कुछ मालूम नहीं। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया। किसने किया? अब मैं क्या जानूं? जाकर अपने लड़कों से पूछो। फूलमती फिर आकर अपनी कोठरी में बैठ गई। उस वक्त बिगड़ने का मौका न था। घर में मेहमान भरे हुए थे। अगर उस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि पंडित के मरते ही उसके घर में फूट पड़ गई। खून का घोंट पीकर वो जाती है। जब मेहमान रुखसत हो जाएं तब वो एक एक करके खबर लेगी, देखेगी कि उस वक्त लड़के क्या बातें बनाते हैं। इस अरसे में वो परवार की बेकायदगियों और फजूल कारियों और गलतियों का मुबस्सिराना निगाहों से मुशाहिदा करती थी। 12 बजते बजते दावत शुरू हो गई। सारी बिरादरी के लोग यक बारगी खाने के लिए बुलाए गए। फूलमती
खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। सहन में मुश्किल से 250 से 100 आदमी बैठ सकते हैं। ये सारी बिरादरी कैसे बैठेगी? 2 पंक्तियों में लोग बैठे तो क्या बुरा था? यही तो होता कि 2 की जगह 4 बचे खत्म होती, मगर यहाँ तो सबके सोने की फिक्र पड़ी हुई है। दफातन शोर मचा, तरकारियां में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी से नमक पीसने गई। फूलमती गुस्से से होंठ चबा रही थी, मगर उसे मौका पर जबान न खोल सकती थी। बारे नमक पीसा और पत्तियों में डाला गया। यकायक फिर शोर मचा। पानी गर्म है, घर में बर्फ ना थी। आदमी बाजार दौड़ा गया। बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ? आदमी नाकाम लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसे बदइंतजामी उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सबको मालिक और मुनज्जम बनने की धुन है। बर्फ जैसी जरूरत चीज मंगवाने की किसी को भी सुध नहीं रही। सुध कहाँ से आए जब किसी को गप मारने से फुर्सत ना मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहे होंगे। दावत करने चले थे और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा फिर क्यों हलचल मची? अरे गजब, किसी के शोरबे में एक मरी चूहिया निकल आई। या भगवान, अब तो तुम्हें आबरू कायम रखियो। छी, इस छिछोड़ेपन की भी कोई हद है। सारे मेहमान उठे जा रहे हैं, ना उठे तो क्या करें? आंखों से देखकर मक्खी कौन निकालेगा? फूलमती के दिल में ऐसा उबाल उठ रहा था कि वह दीवार से सर टकरा ले। मजनूनाना हालत में बार बार सर के बाल नोचती थी। अभागे वो दावत का इंतजाम करने चले थे। सारा करा धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए बर्बादी फिर गया, पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वो अलग, और उसने जब्त ना हो सका। मेहमान उठ चुके थे। पतलों में खाना चूका तू पड़ा था। चावल लड़के आंगन में नादिम खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहा था। बड़ी बहू देवरानियों पर बिगड़ रही थी। उस वक्त फूलमती शोले की तरह टूट कर आई और बोली, मुंह में कालिक लग गई कि नहीं, या अभी भी कुछ कसर है? डूब मरो सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हफ्तों इस दावत का चर्चा रहेगा, मजाक उड़ाया जाएगा। तुम लोगों को कुछ शर्म हया तो है नहीं? तुम्हें क्या आत्मा उसकी रो रही है जिसने जिंदगी को घर की आबरू बनाने में तबाह कर दिया। कामता नाथ कुछ देर तो खड़ा सुनता रहा, आखिर झुंझला कर बोला, अच्छा अब रहने दो अम्मा, गलती हुई, हम सब मानते हैं, सब बड़ी गलती हुई, लेकिन अब क्या? इसलिए आदमी को हलाल कर डालोगी? अब भी तो गलतियां होती हैं, पछताने के सिवा और आदमी क्या कर सकता है? किसी के जान तो नहीं मारी जाती, आदमी गलतियों ही से सीखता भी तो है। बड़ी बहू ने फरमाया, हम क्या जानते थे कि बेबी नंद कुमला ने इतना जरा सा काम ना होगा जो चूहिया तरकारी में बैठी होगी। उन्होंने टोकरी को बगैर देखे भाले कड़ाह में डाल दिया। कामता नाथ ने बीवी को डांटा, उसमें न कमला का ना कसूर है, ना तुम्हारा ना मेरा, इत्तेफाक है। इतने बड़े भोज में एक मिट्टी तरकारी कढ़ाई में नहीं डाली जाती। टोकरी के टोकरी उंडेल ना दिए जाते हैं, उनमें कई जगह हंसाई और किसी ना कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती शर्माती तो नहीं, उल्टे दबे हयाई की बातें करती हो। कामता, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है? अजनबी चूटे और आटे में
گھن یہ سب تو نہیں دیکھے جاتے، ہماری